जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक है, हम लोग जानेंगे पेनिनसुला प्लेटू के बारे में। आप सबको पता होगा प्रायद्वीपीय उस स्थान को कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है, तो हमारा जो भारत है वो पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसीलिए हमारे दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। ठीक है, और आज हम लोग जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाने वाले जितने भी पठार हैं, पर्वत श्रेणियां हैं और उनकी चोटियों के बारे में। ठीक है, शुरुआत में हम उसकी थ्योरी जानेंगे, कौन सा पर्वत किस राज्य में स्थित है, कहाँ तक उसकी श्रेणी फैली हुई है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आज हम जानेंगे दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत के बारे में। ठीक है, पश्चिमी घाट के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम जानेंगे मैप के माध्यम से। ठीक है, मैप के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि कौन सी पर्वत श्रेणी किस राज्य में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सामान्य परिचय की। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे सामान्य परिचय प्रायद्वीपीय भारत का। ठीक है, तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत यानी कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार। बेसिकली हम लोग प्रायद्वीपीय भारत में क्या पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में हम लोग पढ़ेंगे पठारों के बारे में। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, हिमालय पर्वत के बारे में जाना, हिमालय पर्वत की चोटियों के बारे में जाना, ग्लेशियर के बारे में जाना, दर्रों के बारे में जाना। ठीक है, और अब हम लोग दक्षिण भारत में पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार को, है ना। तो देखिए भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्या है, एक त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है। आप खुद सोचिए ना, आप दक्षिण भारत में देखना आपको कन्याकुमारी जो तमिलनाडु का, फिर आप गुजरात और पूर्व में देखेंगे आप तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आप एक कैसा त्रिकोण की तरह दिखाई देगा, त्रिभुज के आकार का दिखाई देगा। ठीक है, और इसका जो विस्तार है प्रायद्वीपीय भारत का जो आकार है कैसा है, भूखंड जो है उसका वो त्रिभुज के आकार का है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो इसका जो विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का, पूरब में राजमहल की पहाड़ियाँ। अब राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पे है हम मैप में जानेंगे। ठीक है, तो पूरब में राजमहल की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में गिरी की पहाड़ियाँ, गिर की पहाड़ियाँ भी जिसको कहते हैं, और ये है गुजरात में। ठीक है, पश्चिम में कहाँ है, गिरी की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। यानी कि पूरब में ये कहाँ से, ये आपके पश्चिम बंगाल के ठीक नीचे से लेकर तो आपका पश्चिम में कहाँ पर, गुजरात, गुजरात में गिरी की पहाड़ियाँ हैं। आपने गिरी के शेर के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, गुजरात में जो शेर, ये एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, पूरे भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो गुजरात के गिरी राष्ट्रीय उद्यान में, और वो कहाँ पर है, गुजरात में ही। ठीक है, ध्यान रखिए, तो यहाँ तक फैला हुआ है ये पश्चिम में कौन, प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिमी छोर है। आगे देखिए पश्चिम उत्तर में ये अरावली पर्वत श्रृंखला से लेकर कार्डेमम की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। अब कार्डेमम की पहाड़ियाँ क्या है, दक्षिण में सबसे नीचे हैं कार्डेमम की पहाड़ियाँ, और उत्तर में क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ तक गई है, दिल्ली तक गई है। दिल्ली में सांसद भवन है ना, वहाँ तक गई है। ठीक है, तो आज हम लोग ये तो हम लोगों ने क्या जाना आज इस सामान्य परिचय के बारे में। आगे हम देखेंगे इसकी औसतन ऊंचाई के बारे में। ठीक है, तो जो इसकी जो औसतन ऊंचाई है प्रायद्वीपीय भारत की, तो 600 मीटर से इसकी शुरुआत होती है और 900 मीटर तक इसकी मैक्सिमम ऊंचाई है प्रायद्वीपीय भारत की। लेकिन जब आप दक्षिण में जाएंगे, दक्षिण में जैसे कि हमने अभी कार्डेमम की पहाड़ियों के, शेषमलाई की पहाड़ियों के बारे में जाना, उनकी 2000 से 2500 तक ऊंचाई है। ठीक है, औसतन की बात चल रही है, ये ना एक्यूरेट नहीं है, ये औसतन आंकड़ा है। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी से, क्योंकि इसकी शुरुआत पश्चिम में, उत्तर में कहाँ से होती है, पश्चिम में तो गिरी की पहाड़ियाँ जो कि गुजरात में है, और उत्तर की शुरुआत होती है इसकी अरावली पर्वत श्रेणी से। अरावली पर्वत श्रेणी आप सबको पता होगा राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में जानेंगे। तो अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है दिल्ली के सांसद भवन से लेकर रायसीना की पहाड़ी, ठीक है ना, तो जो रायसीना की, सीधी सी बात है, आपने संसद भवन के बारे में सुना होगा, आओ ना दिल्ली में, तो ये संसद भवन कहाँ पर स्थित है, तो रायसीना की पहाड़ी पे। ठीक है, तो ये वहीं से रायसीना की पहाड़ी से लेकर गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई है।
ठीक है। जो आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है ये प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है और एक ज़माना हुआ करता था हज़ारों करोड़ों साल पहले, मिलियन साल पहले जो अरावली पर्वत श्रेणी थी वो हिमालय की तरह ही बहुत ऊंची पर्वत श्रेणी थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें घर्षण हुआ। घर्षण के कारण वो धीरे धीरे क्या छोटी होती चली गई और आज वो केवल एक ब्लॉक पर्वत, घर्षित पर्वत बचा हुआ है। एक ज़माना था कि अरावली बहुत बड़ी और ऊंची पर्वत श्रेणी थी। याद रखिएगा, आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं, आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए और पता होंगी भी, ठीक है। और अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ठीक है ना। गुरु शिखर है। माउंट टापू का नाम सुना होगा, माउंट टापू इसी का दूसरा नाम है। माउंट टापू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पे? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, इसी को माउंट टापू है यहीं पर, क्योंकि वो टापू है ना वहाँ पे, इसीलिए उसको कहा जाता है। और यहीं पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, याद रखिए। सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है वो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार कहाँ है? इसका विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। तो ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये तो आपकी दिल्ली तक फैली हुई थी, ठीक है। जब ये मेवाड़ के पठार की बात करेंगे, देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं। पहाड़ों से, पर्वत से, नदियों से, ग्लेशियर से, दर्रों से, कहीं से भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। यदि आपका ज्योग्राफी कंप्लीट अच्छे से होगा तो आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेवाड़ के पठार के बारे में। इसका विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। यदि आप स्टेट की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि मेवाड़ का पठार कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो आप बताएंगे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में स्थित है। और जो मेवाड़ का पठार है वो अरावली पर्वत, जो अरावली पर्वत श्रृंखला जो हमने अभी पहले से पढ़ी है वो मालवा को अलग करता है। मतलब कि अरावली पर्वत श्रृंखला को मालवा के पठार से अलग कौन करता है? मेवाड़ का पठार, ठीक है। आगे देखिए, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आपने मालवा के शासक के बारे में पढ़ा होगा, बाज बहादुर, ठीक है। बाज बहादुर और रूपमती की कहानी के बारे में अक्सर आप पढ़ते होंगे इतिहास में, ठीक है। तो ये मालवा के शासक थे बाज बहादुर, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है मालवा का पठार? ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका कुछ भाग राजस्थान में भी पाया जाता है, जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, जो मालवा का जो पठार है उसका कुछ भाग जो राजस्थान में पड़ता है उसको वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? तो हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखिए, फोर्थ है बुंदेलखंड का पठार। ये सारे पठार इन सबसे एग्जाम में क्वेश्चन किए जा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, फोर्थ है आपका बुंदेलखंड का पठार और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये जो बुंदेलखंड है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसके अंतर्गत क्या ना, उत्तर प्रदेश के 7 जिले एवं मध्य प्रदेश के 8 जिले आते हैं। तो आपने बुंदेलखंडी, आपने सुना होगा कि ये बुंदेलखंडी भाषा बोलते हैं। बहुत सारे मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र हैं जैसे सागर, विदिशा, वो बुंदेलखंडी भाषा बोलते हैं, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और क्योंकि जो स्टेट, जो जिले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सटे हुए हैं वहाँ पे बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है। बुंदेलखंडी लोकगीत के बारे में सुना होगा, तो ये सब बुंदेलखंड के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। और जो बुंदेलखंड का पठार है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम पांचवा पढ़ने वाले हैं विंध्य श्रेणी के बारे में, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है विंध्य श्रेणी। और विंध्य श्रेणी का जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार तक स्थित है। ये जो विंध्य श्रेणी है वो कहाँ तक स्थित है? मतलब ये थोड़ा थोड़ा विस्तार है इसका, ठीक है। पर्वत श्रेणियाँ हैं, अब राज्यों के हिसाब से देखेंगे तो किसी राज्य में इसका कुछ भाग आ जाता है, किसी राज्य में इसका कुछ भाग आ जाता है, ठीक है। तो ये जो विंध्य श्रेणी है सीधी गई हुई है, मध्य प्रदेश से सीधी छत्तीसगढ़ जाएगी और फिर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ भाग इसका पाया जाता है विंध्य श्रेणी का, ठीक है। अच्छा देखिए, इसकी शुरुआत गुजरात से होती है विंध्य श्रेणी की। गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार, इस तरीके से 5 राज्यों में फैली है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है। और शुरुआत कहाँ से होती है? गुजरात से। तो इसे गुजरात में इसे कौन सी हिल के नाम से जाना जाता है? तो जोवट हिल, ठीक है। गुजरात में इसको जोवट हिल और बिहार में कैमूर की पहाड़ियों का नाम सुना होगा आपने। कैमूर की पहाड़ियों का नाम जरूर सुना होगा आपने। सासाराम का
आपने शेरशाह सूरी के मकबरे का नाम सुना होगा। इतिहास में आपको शेरशाह सूरी के बारे में पता होना चाहिए। शेरशाह सूरी कौन थे? विलियराम का युद्ध और चौसा का युद्ध पता है आपको? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होते हैं, ठीक है, 1540 और 1539 में, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी और एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। तो ये गुजरात में इसको, ये जो हमारी विंध्याचल पर्वतश्रेणी है उसको वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जोबट हिल के नाम से। और वही ये जब आप इसको बिहार में देखेंगे तो बिहार में इसको किस नाम से जाना था? कैमूर की पहाड़ियाँ। वही कैमूर की पहाड़ियों पर ही शेरशाह सूरी का मकबरा है, इसीलिए, ठीक है। आगे देखिएगा, आ गई है सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा रेंज का नाम सुना होगा और इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार भी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इन तीनों तक फैला हुआ है। मतलब तीनों में इसकी सीमा लगती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, ये नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी क्या करती है? नर्मदा नदी के बीच और ताप्ती, नर्मदा, अच्छा दो ऐसी नदियों के नाम बताइए जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। वैसे आपने अधिकांश नदियों के बारे में देखा होगा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन ये निकलती कहाँ से? निकलती पूर्वी घाट के हिस्से से है और जाती कहाँ पे है? पश्चिमी घाट के अरब सागर में जाकर मिलती हैं, ठीक है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी एक, सॉरी दोस्तों, ठीक है, अब ठीक है, अब आपको सही दिख रहा होगा। तो जो नर्मदा और जो ताप्ती है ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से, ध्यान रखिएगा, है ना। और ताप्ती इसकी सहायक नदी है और इसकी और एक और सहायक नदी क्या है? उसका नाम है पूर्णा, ठीक है। नदियों के बारे में जब हम ड्रेनिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो डिटेल से जानेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो नर्मदा नदी कहाँ से? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक का कार्य करती है ना। आगे देखिए मैकाल पर्वत ये भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा, बिल्कुल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जहाँ से बॉर्डर शुरू होता है वहीं इन दोनों में पड़ता है ये मैकाल पर्वत। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक है और यहीं से निकलती है नर्मदा नदी। निकलती कहाँ से है नर्मदा नदी? मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से। और ये जल विभाजक कौन करता है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी करती है, क्योंकि और जो नर्मदा नदी है निकलती तो कहाँ से है? मैकाल पर्वत से। जब ये आगे जाती है तो इसको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मिलती है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से ये बहती हुई अरब सागर, गुजरात में भी कुछ हिस्सा आता है इसका, और इसके बाद ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। आगे देखिए एक है आपका महादेव पर्वत, ये मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। अब ये मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है तो इसका थोड़ा बहुत भाग कहाँ पर स्थित है? इसका थोड़ा बहुत भाग महाराष्ट्र में भी आ जाता है। महादेव पर्वत याद रखिए आप। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्स के इसके बारे में तो बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं इससे और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में ऐड होनी थी, लेकिन मैंने कम इसलिए की हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो चला जाता, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं दक्कन के पठार के बारे में, तो इसके अंतर्गत आता है आपका आंध्र प्रदेश का पठार, कर्नाटक का पठार और दक्कन ट्रैप को भी इसी में सम्मिलित किया जाता है, दक्कन का पठार, ठीक है। वैसे इसका जो निर्माण कैसे हुआ था? तो ज्वालामुखी उद्भेदन से जो लावा बाहर आता है, दरारी उद्भेदन से जो लावा बाहर आता है उससे दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दक्कन के पठार पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपको ये जो दक्कन का पठार है थोड़ा बहुत भाग यहाँ पे जहाँ पे भी काली मिट्टी है, महाराष्ट्र, गुजरात, किसकी खेती? कपास की खेती की जाती है, आपको पता होगा। गुजरात, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कपास की खेती की जाती है, मूंगफली की खेती की जाती है, क्योंकि वो ये सब चीज़ें कहाँ उगती हैं? काली मिट्टी में। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में, ठीक है। आगे देखिएगा इसी के अंतर्गत सातमाला पर्वत श्रेणी, ठीक है, अजंता पर्वत श्रेणी और बालाघाट पर्वत श्रेणी तथा हरिश्चंद्र जो पर्वत श्रेणियाँ हैं इनका विस्तार भी इसी जो पर्वत है दक्कन का पठार इसी में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या छोटी छोटी श्रेणियाँ हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी श्रेणियाँ क्या होती है? जिस पठार बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा गोल सा पठार ले लीजिए, फिर उसमें एक छोटी छोटी एक श्रेणी ये चली गई, एक श्रेणी ये चली गई, एक श्रेणी से थोड़ी थोड़ी पतली पतली, है ना। ये श्रेणियाँ बिल्कुल फैली हुई नहीं होती हैं, एक जैसी होती हैं। जो पठार है वो फैला हुआ है। तो दक्कन के पठार में ये सारी श्रेणियाँ पाई जाती हैं, याद रखिएगा, अजंता, सातमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, ठीक है।
आगे देखिए छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार तो खनिज दृष्टि से संपन्न पठार है। भारत का खनिज की दृष्टि से सबसे ज़्यादा संपन्न पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। और इसका विस्तार मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के कुछ भागों में, मुख्य रूप से ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है छोटा नागपुर का पठार। और इसे भारत का रूर प्रदेश इसलिए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं छोटा नागपुर के पठार में। लेकिन ये उड़ीसा के भी कुछ भागों में पाया जाता है, ठीक है। मूल रूप से हमने कहाँ देखा है इसको? छत्तीसगढ़ और झारखंड में, ठीक है ना। लेकिन उड़ीसा में भी ये पाया जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। पारसनाथ को याद रखिएगा। ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? दक्कन का पठार, ठीक है। आई एम सॉरी, दक्कन का पठार नहीं, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। आपको सब पता है छोटा नागपुर का पठार। इसकी पहचान देखेंगे तो क्योंकि इसमें खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है, तो एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खनिज संपदा यानी कि रूर प्रदेश से बहने वाली नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी का नाम सुना है आपने, है ना। झारखंड में बहती है तो वो इसी पठार से निकलती है, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है ना। महानदी निकलती तो अमरकंटक के पास है, लेकिन इससे बहती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ नाम याद रखिएगा। आगे देखिए दंड कार्यालय का पठार। 10वां है आपका दंड कार्यालय का पठार और इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे पड़ता है आपका? उड़ीसा में कुछ भाग, कुछ छत्तीसगढ़ में और कुछ महाराष्ट्र में, ठीक है। दंड कार्यालय का पठार याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, बहुत सारे घास, छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं। आप सबको पता होगा दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा क्यों फेमस है? क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, है ना। भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, है ना। और इसीलिए दक्षिण भारत बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं उन्हीं की पहाड़ियों के बारे में। इसके अंतर्गत क्या देखिए, केरल और तमिलनाडु। मूल रूप से जब आप केरल और तमिलनाडु में जाएंगे तो आपको बहुत सारी पहाड़ियाँ मिलेंगी, छोटी छोटी। उन पहाड़ियों पे चाय की खेती की जाती है, ठीक है। बहुत आपको पता होगा चाय की खेती और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होता है ना दक्षिण भारत में ये चीज़ें, तो ये सब पहाड़ी क्षेत्रों में इनकी खेती की जाती है। इसीलिए दक्षिण भारत में इन सब चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है क्योंकि यहाँ पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आगे देखिए ये जो तमिलनाडु और केरल इन दोनों की सीमा पर आती हैं जो दक्षिण भारत की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं? तो देखिए नीलगिरी है, कार्डेमम है और इलायची, ठीक है ना। नीलगिरी, कार्डेमम, अन्नामलाई, ये सारी पहाड़ियाँ है ना। इलायची की पहाड़ियाँ, जाबड़ी, सेबराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये सारी पहाड़ियाँ यहीं पे पाई जाती हैं। वहीं आप आंध्र प्रदेश में चले जाएंगे तो नल्लामल्ला की पहाड़ियाँ, एरामाला की पहाड़ियाँ, सातमाला, है ना। ये सारी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में, जो कि नीलगिरी। और देखिए अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी, ठीक है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियाँ हैं जो कि 2695 मीटर है। इसके बाद है आपकी नीलगिरी, और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तोटापिट्टा, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम छोटी छोटी पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। और अब बारी आई है मैप से जानने की। अब हम पढ़ेंगे मैप के माध्यम से, ठीक है, कि कौन सी पहाड़ी कहाँ स्थित है। देखिए आपको ये मैप दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें जो आपको ये चित्र, ये जो दिख रहे हैं ना, ये सारी क्या है? ये दक्षिण भारत के पठार हैं, छोटे छोटे पठार हैं। ये देखिए ये पठार हैं और ये जो आपको ये इस तरीके की आकृतियाँ दिख रही हैं ये रेंज हैं, ठीक है। छोटी श्रेणियाँ हैं। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? अरावली पर्वत से। तो ये आपको अरावली पर्वत दिख रहा है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला है, यहीं से किसकी? प्रायद्वीपीय भारत के पठारों की शुरुआत होती है अरावली पर्वत श्रृंखला से। इसके ठीक उत्तर पूर्व में, उत्तर और पूर्व दोनों में पाया जाता है बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। तो ये है बुंदेलखंड का पठार, ये मध्य प्रदेश में। फिर के इसके बाद आ जाएंगी ये कैमूर की पहाड़ियाँ, ये जो बिहार में पाई जाती थी ना, ये कैमूर की पहाड़ियाँ ये बिहार में पाई जाती हैं, ठीक है। हमने सासाराम को देखा था। इसके बाद आप देखिए इसके ठीक नीचे पड़ता है विंध्याचल, ये देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। फिर विंध्याचल के ठीक नीचे पड़ती है आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और इन दोनों के बीच में कौन बहती है? नर्मदा नदी बहती है, सतपुड़ा। फिर इसके बाद आ जाएगी अजंता, ये देखिए अजंता की पर्वत श्रेणी है और अजंता यहाँ से ताप्ती, इन दोनों की सतपुड़ा और अजंता के बीच में बहती है
ताप्ती नदी, ठीक है। फिर ये गुजरात में छोटा सा गिरी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ गुजरात के शेर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर ये सातमाला की, अब ये पूरा देखिए, ये जो आपको थोड़ा सा दिख रहा है ना, एक मिनट, ये जो आपको दिख रही है ना, ठीक है, ये जो आपको जो जगह दिख रही है ना, ये पेन नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, देखिए थोड़ा हाईलाइट करके देखिएगा, ये जो है ना, ये जो आपको ये इस तरीके की जो डंडे की आकृति, लंबी लंबी जो आकृतियाँ हैं, ये पूरा दक्कन का पठार है। लेकिन इसमें जो रेंज दिख रही हैं, ये इसी के अंदर छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। जैसे दक्कन के पठार में ये सातमाला की सीढ़ियाँ हैं, ये बालाघाट पर्वत सीढ़ी है, और ये हरिश्चंद्र पर्वत सीढ़ी है। ये किस इसका पठार का भाग है? तो ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये दक्कन के पठार का भाग है, ठीक है। ये महाराष्ट्र, थोड़ा सा गुजरात, ये आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सब राज्यों में थोड़ा थोड़ा ऐसा पड़ता है दक्कन के पठार का। फिर कर्नाटक आ जाता है ठीक नीचे, और यहीं पे पड़ता है ये कर्नाटक का पठार। कर्नाटक में जो बंगलुरु का पठार है वो यहीं पे स्थित है, ठीक है। फिर ठीक उसके नीचे आ जाएगी नीलगिरी पर्वत श्रेणी। नीलगिरी कहाँ पड़ती है? केरल में पड़ती है। ये देखिए नीलगिरी पर्वत श्रेणी आ जाएगी, और नीलगिरी के ठीक नीचे आपको ये देखिए, ये है अन्नामलाई, ठीक है। ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है नीलगिरी के नीचे। देखिए ये अन्नामलाई है, और ये दक्षिण भारत में लास्ट में पड़ती है आपकी कार्डेमम की पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है ना। ये कार्डेमम की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, ये आपकी शुरुआत में अब इस साइड का भाग नहीं देखा था ना हमने, देखिए ये मैकाल पर्वत पड़ता है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद दंड कार्यालय का पठार, ये आपका पड़ता है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना। ये यहाँ पे उड़ीसा का भाग लगा जाता है, तो यहीं पे पड़ता है। फिर ये उड़ीसा में मेन रूप से पड़ता है ये आपकी हरिश्चंद्र पर, जो आपकी महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, ये आपके उड़ीसा में पड़ती हैं। फिर आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो नल्लामल्ला की रेंज है, ये नल्लामल्ला की पहाड़ियाँ हैं, रेंज या श्रेणियाँ कहिए आप। फिर इसके बाद ये तेलंगाना का पठार, तेलंगाना में ही पड़ता है। फिर ये बेलीकोंडा पर्वत श्रेणी, ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। बेलीकोंडा पर्वत श्रेणी और नल्लामल्ला पर्वत श्रेणी दोनों ही आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद आ जाइए जाबड़ी की पहाड़ियाँ, जाबड़ी, सेबराय, पंचमलाई और शिरुमलाई, ठीक इसके नीचे आती है। ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये आपकी पड़ती हैं तमिलनाडु में। तो सीरीज से याद रखिए, जाबड़ी, सेबराय, पंचमलाई, शिरुमलाई, और ठीक उसके नीचे कार्डेमम की पहाड़ियाँ। जब इसके पश्चिम में जाएंगे तो है ना अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, ठीक है। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोत्तापिट्टा। ये हमने किसका मैं देखिए मैप से समझ में आ रहा होगा ना आपको, देखिए ये पूरा हो, अब आपको शायद ठीक तरीके से दिख रहा हो, ठीक है ना। अब हम एक दूसरे मैप के माध्यम से जानेंगे। देखिए ये दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा, ये भारत का प्राकृतिक मैप है, ठीक है। और ये देखिए ये अरावली पर्वत श्रेणी है, ये राजस्थान में स्थित, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी है। फिर इसके बाद क्या पड़ता है? ये मालवा का पठार पड़ता है। जी कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश, और मालवा का पठार मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित है, ये देखिए। फिर इसके बाद ये कैमूर की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। फिर ये बुंदेलखंड का पठार आ जाता है। फिर ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, फिर उसके ठीक नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, फिर महादेव की पहाड़ियाँ, फिर ये देखिए सातमाला पर्वत श्रेणी, अभी हमने पढ़ा था ना। फिर इसके बाद देखिए ये अजंता की पर्वत श्रेणी है, बालाघाट पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, और इसकी सबसे पश्चिमी घाट की जो दक्कन का जो पठार है, उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? महाबलेश्वर, ठीक है। महाबलेश्वर से 3 नदियाँ निकलती हैं, गोदावरी वगैरह ये सब यहीं से निकलती हैं, ठीक है। फिर पूरा और देखिए अब नीचे आएंगे तो नीचे देखिए, ये देखिए नीचे पश्चिमी घाट है, ये नीलगिरी है, ये अन्नामलाई है, और ये है आपकी कार्डेमम पर्वत श्रेणी। ये देखिए कार्डेमम पर्वत श्रेणी है, ये नीलगिरी पर्वत का, ये जो नीलगिरी है ये केरल और तमिलनाडु, ये इधर साइड तमिलनाडु है, ये केरल है, ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है। देखिए जाबड़ी है, सेबराय है, अन्नामलाई है, ठीक है। इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश आ जाता है। देखिए आप शुरुआत करेंगे पूर्वी घाट से। पूर्व में हमने छोटा नागपुर का पठार देखा, फिर ठीक उसके नीचे छोटा नागपुर के पठार के नीचे ये मैकाल पर्वत श्रेणी आ जाती है। फिर दंडकालय का पठार, बस्तर का पठार भी इसको कहा जाता है। फिर इसके बाद देखिए महेंद्रगिरी की पहाड़ी दिख रही होगी आपको, ठीक है, महेंद्रगिरी की पहाड़ी। फिर आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश है, जिसमें नल्लामल्ला की पहाड़ियाँ, पालकोंडा की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और ये जाबड़ी, सेबराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, अन्नामलाई वगैरह ये सारी कार्डेमम। दक्षिण भारत में मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी कार्डेमम, ठीक है।
नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है आपको दोटा पिट्टा दिख रही होगी, देखिए एक मिनट, डोटा पिट्टा दिख रही है ना, दिख रही है वो, शायद आप देख रहे हो, देखिए डोटा पिट्टा। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, ठीक है। ये महाबलेश्वर देख चुके हैं हम पहले ही, ये महाबलेश्वर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये मैप के माध्यम से शायद आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और हमने जियोग्राफी पे पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ग्लेशियर, चोटियाँ, हिमालय के प्राकृतिक प्रदेश सभी पे वीडियो बनाए हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।